हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम 3 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका है तिरंगा बर्फी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। 16 अप्रैल 2024 को भारत की आजादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई उत्पाद का दर्जा दिया गया है। साथ ही वाराणसी के एक अन्य उत्पाद ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तिरंगा बर्फी और किसको? ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प को, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। 16 अप्रैल 2024 को चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने नए उत्पादों की लिस्ट जारी की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय है, ये कहाँ पे स्थित है? तो चेन्नई में है। ये पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। कब? 2004 में। कई बार ये पूछा गया तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार को जो है किन उत्पादों के लिए जीआई टैग मिला है अब तक, तो मुजफ्फरपुर की लीची को मिला है, भागलपुर का जर्दालू आम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है ये, करतनी चावल के लिए मिला है, मिथिला का मखाना और मरचा चावल। ये आपका क्या है? बिहार के उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग की, तो जीआई टैग जो है कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। वर्तमान में कौन है? आर हरि कुमार, और ये रिटायर होने वाले हैं। और इनके बाद कौन बनेगा? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बनेंगे नौसेना के प्रमुख। दिनेश के त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है? ये उप प्रमुख हैं। अगर हम बात करते हैं नौसेना की, पूछा जाता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये तो हो गई आपकी नौसेना की बात। अगर हम बात करते हैं थल सेना की, थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो मनोज पांडे। मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे जो है वर्तमान में थल सेना के क्या है? प्रमुख हैं। अगर हम बात करें वायुसेना, वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी वर्तमान में क्या है? वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसने जीता? स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो दोहा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स अवार्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर
चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है? ये आपका चांगी हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो सिंगापुर में है। ठीक है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता है। किसने? हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। और इसने जो है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को पछाड़ दिया है और यह दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का भी इसने अवार्ड जीता है। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में 36वें नंबर पर है। ठीक है। दिल्ली किस नंबर पे है? तो 36वें नंबर पर है। वही हम बात करें GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। और पहले कौन है? तो पहले खिलाड़ी आपके MS धोनी है। इस लिस्ट में दिनेश कार्तिक 249 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है। और हम बात करें रोहित IPL में 250 मैचों की 245 पारियों में 6,508 रन बना चुके हैं। ठीक है। 250 मैच खेलने वाले पहले स्थान पे कौन है? तो आपका धोनी है, उसके बाद आपका रोहित शर्मा, उसके बाद दिनेश कार्तिक है। ठीक है। अगर बात करें जो 2024 का IPL है, 2024 का IPL जो चल रहा है, ये कौन सा संस्करण है IPL का? तो IPL का 17वां संस्करण है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की बात कर रहा है। WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। WPL का दूसरा सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। RCB ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RCB ने जीता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका दूसरा संस्करण है इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर यह खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें जो है WPL में ऑरेंज कप किसे मिला है? तो एलिसे पेरी को मिला है, ये RCB की है। और पर्पल कैप किसे मिला है? तो श्रेयांका पाटिल, ये भी आपका RCB की है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपका दूसरा संस्करण था। अगर हम बात करें WPL का पहला संस्करण किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने जीता था। ठीक है। मुंबई इंडियंस ने इसका पहला संस्करण जीता था। ठीक है। अब की बार जो है दूसरा संस्करण था ये। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जो आपका हिंदुस्तान जिंक है, ये आपका वेदांता समूह की कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले साल कंपनी चांदी प्रोडक्शन में चौथे स्थान पे थी। पिछले साल चौथे स्थान पे और इस साल जो है तीसरे स्थान पर है। चांदी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन कौन है? तो प्रिया अग्रवाल। ठीक है। प्रिया अग्रवाल हिंदुस्तान जिंक आपकी जो कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फिलीपींस को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति कर दी है। ठीक है। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। 2022 में यह डील हुई थी। अब जो है एक बैच की पूर्ति हो चुकी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिनलैंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ, ठीक है, लगातार ये 7 बार बन चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह 126वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, भारत जो है किस स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है। पिछले साल भी उसी स्थान पे था, अब की बार भी। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान देखिए 108वें स्थान पर है। और श्रीलंका की बात करें तो 188वें स्थान पर आपका श्रीलंका है। अमेरिका किस स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। पहले स्थान पे आपका फिनलैंड है। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सखी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम के तुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप सखी लॉन्च किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपका ये सखी का फुल फॉर्म है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और पृथ्वी पर इसरो के साथ संचार बनाए रखने में मदद करेगा। इसरो साल 2025 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च कर सकता है, ठीक है। 2025 तक से लॉन्च किया जा सकता है। इसरो की बात करते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 69 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो किरण रिजिजू को मिला है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके पहले खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो पशुपति कुमार पारस थे, और ये इस्तीफा दे दिए हैं। इसके बाद जो है इसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है गया है? तो किरण रिजिजू को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। इनके पास और कौन सा मंत्रालय है? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय भी है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी विश्व खुशहाली दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 मार्च को आयोजित किया जाने वाला एक ग्लोबल इवेंट है। 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। कब? तो आपका 12 मार्च 2012 को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सरल और खुशहाल जीवन यापन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया। कहाँ पे? भारत मंडपम में, ठीक है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें आपका 12 लाख युवा शामिल हैं। अगला है, भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन हुआ है? भारत और किस देश के बीच जो है आपका एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है हुआ है? तो आपका भारत और अमेरिका के बीच हुआ है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका के बीच यह होता है। अगर हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच और कौन से युद्ध अभ्यास होता है, तो ध्यान रखें वज्र प्रहार। प्रहार जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच होता है। और कौन सा होता है, एक आपका युद्ध अभ्यास, नाम ही युद्ध अभ्यास इसका। ठीक है, युद्ध अभ्यास ये किसके बीच होता है, ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बार्सिलोना में किया गया है। ये कहाँ पे है? बार्सिलोना, स्पेन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी GSMA द्वारा किया जा रहा है। GSMA दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वैश्विक संघ है। ठीक है, ये ध्यान रखें कहाँ पे हुआ है, तो स्पेन में हुआ है इसका आयोजन। अगला है, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो आपका डीजीपी ने लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में है, यह किससे संबंधित है? तो आपका मलेरिया से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। आपका जो याओंडे है किसकी राजधानी है? तो कैमरून की राजधानी है। मलेरिया की बात करते हैं, तो मलेरिया जो है किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसका वाहक कौन सा होता है, कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो है इसका वाहक मच्छर होता है। अगला है, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयदीप हंसराज को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक सिक्योरिटी के वर्तमान एमडी और सीईओ जयदीप हंसराज को 1 अप्रैल 2024 से वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी को चुना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार, मैंने बताया था इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है 2024 में। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चुनाव आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मतदाता दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? कोविंद समिति इंपॉर्टेंट है ये।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साथ चुनाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक साथ चुनाव, एक देश एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। हाल ही में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, सौंपी है। अगला है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो रतन टाटा जी को मिला है ये। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं। ये हमारे देश के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें 2024 में भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल सिंह बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सिंह। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह निधि छिब्बर का स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके पहले कौन अध्यक्ष थे? थी आपका निधि छिब्बर इसके अध्यक्ष थे। ठीक, इनके स्थान पर आप कौन? तो राहुल सिंह। अगला है किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नवनीत कुमार सहगल को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, नवनीत कुमार सहगल को। रिटायर्ड आईएएस अफसर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद चार साल से खाली था। यह पद जो है 4 साल से खाली था। सहगल ने ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में ही समाप्त हो गया था। ठीक है, फरवरी 2020 में इनका पद समाप्त हो गया था सूर्य प्रकाश का, और ये 4 साल से जो है ये पद खाली था। और वर्तमान में कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल बने हैं। प्रसार भारती की बात करें तो प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजाति संस्कृति और विरासत संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो आपका झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, झारखंड में कहा? तो झारखंड के खरसावां जिले में। ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है। इस केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो विनय कुमार बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए, विनय कुमार। विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, म्यांमार में। अब इन्हें कहाँ का बनाया गया है? तो आपका रूस का बनाया गया है। विनय कुमार 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस से ही करता है। नेक्स्ट है माजुली मास्क, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। माजुली मास्क को भी आपका जीआई टैग मिला है। निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? माजुली मास्क किस राज्य से? तो आपका असम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार रहा है। इन मखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। जीआई टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की पहचान के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है
हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो आपका हो जाएगा गुयाना को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, हाल जिसे कहते हैं, ने हाल ही में गुयाना रक्षा बल को दो डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, इनका नाम ध्यान रखिएगा, गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इससे पहले भारत में HAL सुविधा का दौरा भी किया था। गुयाना की बात करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका का क्या है, आपका देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो आपका जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी होती है, ठीक है, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है, मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2024 का ध्यान रखिएगा, पूछा यहाँ पे पुरुष एकल का खिताब पूछा यहाँ पे, तो पुरुष एकल का खिताब जीता किसने? जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसके पहले मैंने बताया था इसका जो है युगल खिताब किसने जीता है? युगल का यानी जोड़ी का खिताब किसने जीता है? तो रोहन बोपन्ना, भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने जीता है, ठीक है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने युगल वाला किताब जीता है। और एकल का किताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। आप कहाँ के हैं? तो आपका इटली के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो आपका समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला दोनों का टाइटल जीता है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र ने जीता है। यहाँ पे होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने क्लीन स्वीप करते हुए पुरुष और महिला दोनों खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों जीता है महाराष्ट्र ने। इस चैंपियन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। विजेता टीम को 3 लाख रुपए मिला है और एक ट्रॉफी मिली है। नेक्स्ट है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया आपका पारादीप बंदरगाह, और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस मामले में पोर्ट ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। किसे छोड़ा है? आपका दीनदयाल बंदरगाह को छोड़ा है, और ये दीनदयाल कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शीर्ष रैंक कौन है भारत में वर्तमान में? तो आपका अर्जुन एरिगैसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जुन एरिगैसी। ध्यान रखिएगा, ये आपका दुनिया में किस स्थान पे है? 9वें स्थान पर है, ठीक है। और इन्होंने किसको पिछाड़ा है भारत में? तो विश्वनाथ आनंद को पिछाड़ा है। अब पहले नंबर पे कौन हो गया है? तो अर्जुन एरिगेसी आ गए हैं। अब दूसरे नंबर पे कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अब्देल फतह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये तीसरी बार बने हैं, ठीक है, तीसरी बार वहां के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं मिस्र की राजधानी का है? तो काहिरा मिस्र की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधनशील अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया है। इसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, इसे जो है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। इस जहाज की लंबाई कितनी है? तो 24 मीटर इसकी लंबाई है और इसमें 50 यात्रियों की बैठने की सुविधा है। वहीं चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन बी सुनील भारती मित्तल को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यूके और भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए दिया गया है। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी यह सम्मान मिल चुका है। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका 75,000 करोड़। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, 75,000 करोड़। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की थी। ठीक है, अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। देश के रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? डेंगू बुखार की वजह से जो है किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, पेरू के 25 क्षेत्रों में 20 में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका का देश है और इसकी राजधानी क्या है? लीमा इसकी राजधानी है। ठीक है, डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू का वाहक कौन होता है? मच्छर। तो ये आपका हो जाता है मादा एडीज होता है ये। ठीक है, मादा एडीज मच्छर होता है। अभी मैंने बताया था मलेरिया का मादा एनाफिलीज होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? मादा एडीज होता है। अगला है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो आपका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 26 फरवरी से 6 मार्च के बीच यह अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के समझौता किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। आयुष मंत्रालय ने के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक में के दौरान यह समझौता किया गया है। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय माणिकराव
खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह जो आपका लोकपाल का अध्यक्ष का पद था, ये 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये कई बार पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, लोकपाल पहले कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे इसके पहले। अब कौन बने हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब? तो आपका 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की बात करें, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में आपका गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आर्थिक रूप से स्मार्ट बने, इस बार की क्या थी? थीम थी। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई की। अगला है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किससे नियुक्त किया है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना सीईओ किससे नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, सचिन जैन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नए सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया है। वह मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सोम सुंदरम पीआर का स्थान लेंगे। ठीक है, ये किसका स्थान लिए हैं? तो सोम सुंदरम पीआर का स्थान लिए हैं। जो आपका वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, दुनिया की अग्रणी सोने की खनन कंपनियों के एक एसोसिएशन के रूप में यह कार्य करता है। अगला है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह लगभग 2233 एकड़ में तैयार किया जा रहा है और इसके 2 साल में चालू होने की उम्मीद है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक इस बार की थीम है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 28 फरवरी 1987 को यह पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है, टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? टी20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक यानी 100 रन बनाने का जो है रिकॉर्ड किसके पास है? तो जॉन निकोल लाप्टी ईटन के पास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? तो आपका नामीबिया के क्रिकेटर हैं। नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लाप्टी ईटन ने 33 गेंदों में जो है इन्होंने 100 रन बनाया है और ये इतिहास रचा है। और उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके पहले किसके पास था? तो ये आपका नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला के पास था। अब उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए एक टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो इसका चंडीगढ़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की जाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में यह घोषणा की है। अगर बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, तो यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक वैधानिक फिल्म प्रमाणन निकाय है। अगला है, सिक्किम राज्य के
पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है? तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का पहला है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का जो है उद्घाटन किया है, आधारशिला रखी है। पहले फेज में सीवोके से रंगपो तक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। वहीं दूसरे फेज में रंगपो से आपका गंगटोक और अंत में तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक रेल प्रोजेक्ट शामिल है। अगला, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? तो आपका सुदर्शन सेतु है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए, आपका गुजरात में है ये, ठीक है। गुजरात में है आपका सुदर्शन ब्रिज। और यह ब्रिज 2.32 किलोमीटर लंबा है, जो ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। और ये भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। और इसके निर्माण में आपका 980 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य ने जो है किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है बिहार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिडबी की बात करें, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सिडबी का? तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच किया गया है? ये तो भारत और जापान के बीच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कहाँ पे किया गया? तो आपका राजस्थान में। कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। कब किया गया? तो 25 फरवरी से 9 फरवरी के बीच में इसका, और 9 मार्च के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है। और भारत और जापान के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ है धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच और कौन सा युद्ध होता है? तो वीर गार्जियन भी होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन भी आपका भारत और जापान के बीच होता है। जिमेक्स भी ध्यान रखिएगा, जिमेक्स भी किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है जिमेक्स युद्धाभ्यास। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जापान की मुद्रा क्या है और राजधानी क्या है जापान की, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।